नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच आज राहत की खबर। कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी कमी, सक्रिय मामले भी तेजी से घटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आज बिजनौर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मंच, पंडाल और व्यवस्थाओं की तैयारियां देर शाम तक चली। रूस ने यूक्रेन पर हमले की 70% तैयारी पूरी की। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि यूक्रेन पर बड़ा हमला करने से रूस कुछ ही कदम दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए नकली समाजवादियों को सत्ता से दूर रखना जरूरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के मामले में आज लोकसभा व राज्यसभा में बयान दिया। देश में कोरोना संकट के बीच आज राहत की खबर आई है। दरअसल आज कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी कमी देखी गई है और सक्रिय मामले भी अब तेजी से घट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 83,876 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में लगभग 25,000 कम है। वहीं बीते 24 घंटे में 895 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब 11.8 लाख सक्रिय मामले बचे हैं। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी 1.99 लाख हो गई है। राहत की बात यह है कि अभी जो रोजाना जो है संक्रमण दर घटकर 7.25% पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार के आंकड़ों के अनुसार 1,07,474 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 865 संक्रमितों की इस दौरान मौत हो गई थी। देश के 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे अधिक यानी कि 26,729 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 9,666 मरीज सामने आए हैं। कोरोना के कर्नाटक में 8,425 मामले सामने आए हैं, तो वहीं तमिलनाडु में 6,120 और मध्य प्रदेश में 5,171 मामले सामने आए हैं। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 66.9% है और इन्हीं 5 राज्यों में ये ज्यादातर मिल रहे हैं, जबकि केरल में अकेले 31.87% मामले जो है वो सामने आए हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.19% हो गई है। महाराष्ट्र के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ रविवार को भी एक ओमिक्रॉन का मामला जो है वो अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि अब तक इस राज्य में 3,334 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में भी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आज बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच, पंडाल और व्यवस्थाओं की तैयारियां रविवार देर शाम तक जो है वो पूरी कर ली गई थी। सुरक्षा के लिहाज से एसपीजी के अधिकारियों ने पुलिस बल को ब्रीफ किया। वहीं वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग का रिहर्सल और शहर के ऊपर चक्कर भी लगाए। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। रविवार को डीएम उमेश मिश्रा ने एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के संग पीएम मोदी की सभा स्थल का निरीक्षण किया था। डीएम और एसएसपी अधिकारी के अमले के साथ दिन भर वर्धमान कॉलेज में डटे रहे और जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से मुआयना भी किया और दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्थानीय एवं बाहरी पुलिस बल को निर्देश दिए कि तैनाती के निर्धारित स्थानों पूर्ण सजगता और सतर्कता यहां पर बरती जाए। इसके अलावा मंच और जनसभा के पंडाल को बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी किया गया है। सैकड़ों कर्मचारी आपस की सड़कों जो है उसको साफ करने में लगे रहे। वर्धमान कॉलेज के मैदान में एक एक पत्ता और कूड़ा साफ किया गया। एएसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने और एसएसपी देहात राम अर्ज भी दिन भर जनसभा स्थल पर डटे रहे और मौके का मुआयना भी करते रहे। रूस ने यूक्रेन पर हमले की 70% तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि यूक्रेन पर बड़ा हमला करने के रूस अब भी कुछ जो कदम है वही पीछे है। फरवरी के मध्य में यूक्रेन की सीमा तक अतिरिक्त रसद, भारी उपकरण व हथियार पहुंचाने की स्थितियां अनुकूल होने पर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा, जबकि पहले ही 1 लाख से ज्यादा सैनिक जो है वो सीमा पर तैनात हैं। लेकिन लगातार रूस हमले की तैयारी को नकारते हुए कह रहा है कि उसने सैनिक वहां अभ्यास जो है सत्र के लिए बुलाए हैं। हालांकि अमेरिका और नाटो सहयोगियों का मानना है कि इसके पीछे रूस का इरादा यही है, यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए तैयार होने का मौका नहीं दिया जाए। यूक्रेन की राजधानी से 75 किलोमीटर दूर रूसी बॉम्बरों ने
बम भी बरसाए हैं और इसके साथ ही अधिकारियों ने कहा कि वे नहीं जानते कि कूटनीतिक प्रयासों की संभावना शेष होने के बाद भी रूस के राष्ट्रपति इस तरह का आत्मघाती फैसला क्यों लेने जा रहे हैं। जो है अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल रूस मौसमी हालात की वजह से हमला नहीं कर रहा है। 15 फरवरी से मार्च के अंत तक हमले के लिए सबसे अनुकूल मौसम होगा और तभी रूस आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि रूस पर यूक्रेन के हमले में 50,000 आम लोगों की मौत होने की भी आशंका है। इसके अलावा हमले के कुछ दिनों के भीतर ही यूक्रेन की राजधानी रूस के कब्जे में होगी, जिसके बाद यूरोप में एक बड़ा शरणार्थी जो है संकट वो भी सामने आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए नकली समाजवादियों को सत्ता से दूर रखना जरूरी है। कोरोना महामारी ने उत्तर प्रदेश में विकास के कामों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है और अगर भाजपा फिर से जीती तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को सुधार के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। मोदी ने कहा कि विकास के काम और तेज रफ्तार से होंगे और पिछले 2 वर्षों में कोरोना वायरस से प्रदेश को जितनी समस्याएं झेलनी पड़ी वे सभी दूर होंगी। पीएम ने रविवार को वर्चुअल जन चौपाल के माध्यम से आगरा, मथुरा और बुलंदशहर के मतदाताओं को संबोधित किया है। पीएम ने कहा है कि धनबल, बाहुबल और परिवारवाद, संप्रदायवाद की राजनीति करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार नहीं मिलेगा। पीएम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें जनता की आस्था से कभी सरोकार नहीं रहा, उन्हें आज भाजपा को अपार समर्थन मिलता देख अपने स्वप्न में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। चुनाव देखकर कृष्ण भक्ति का चोला ओढ़ने वाले जब सरकार में थे तब इन्हें वृंदावन, गोवर्धन और नंदगांव की याद नहीं आई। गौरतलब है कि अखिलेश ने हाल ही में कहा था कि भगवान कृष्ण रोज उनके सपने में आकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव को नकली समाजवादी करार देते हुए मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का इन लोगों ने जो हाल बना दिया है वह इन नकली समाजविदों का कच्चा चिट्ठा है। सरकार में रहते हुए इनका बस एजेंडा था कि उत्तर प्रदेश को लूटो, इन्हें बस सरकार बनाने और भ्रष्टाचार करने से मतलब था। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों और इस सरकार में अंतर साफ है। अब बेटियां कह रही हैं कि पहले हमें घर से निकलने में डर लगता था, लेकिन भाजपा राज में अपराधी डर की वजह से कांप रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी के काफिले पर हमले के मामले में आज लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया। ओवैसी पर यूपी के हापुड़ जिले के पिलखुआ थाना क्षेत्र में 3 फरवरी को हमला किया गया था। अमित शाह राज्यसभा में संभवतः सुबह जो है उन्होंने 11 बजे और लोकसभा में 4:10 पर वो भाषण देंगे। हमले के मामले में यूपी पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भिजवा चुकी है। इस बीच हापुड़ पुलिस ने पिलखुआ थाना क्षेत्र के छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी पर हुए हमले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने सीओ पिलखुआ के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन भी किया है। इसमें कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के अलावा 2 दरोगाओं को भी शामिल किया गया है। नेशनल हाईवे स्थित छिजारसी टोल प्लाजा पर बीते बृहस्पतिवार की शाम करीब 5:30 बजे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष एवं हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 2 हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। ओवैसी के ड्राइवर यामीन द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट की जांच कोतवाली पिलखुआ निरीक्षक अभिनव सिंह कुंडीर द्वारा की जा रही है, लेकिन एसएसपी ने मामले की जांच सीओ पिलखुआ को सौंप दी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण खबरों पर। कोरोना संकट के बीच आज राहत की खबर। कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी कमी, सक्रिय मामले भी तेजी से घटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आज बिजनौर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मंच, पंडाल और व्यवस्थाओं की तैयारियां देर शाम तक चली। रूस ने यूक्रेन पर हमले की 70% तैयारी पूरी की। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि यूक्रेन पर बड़ा हमला करने से रूस कुछ ही कदम दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए नकली समाजवादियों को सत्ता से दूर रखना जरूरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के मामले में आज लोकसभा व राज्यसभा में बयान दिया। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का।
सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। राहुल गांधी ने लुधियाना में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित किया तो कई सवाल भी खड़े हो गए हैं और इसमें सबसे अहम सवाल था कि आखिर हाईकमान से नजदीकी और लगातार अपनी ब्रांडिंग करने वाले नवजोत सिद्धू कहां चूके। राजनीतिक माहिरों के अनुसार कई कारणों ने सिद्धू को सीएम की कुर्सी से दूर किया। पंजाब के सबसे बड़े सियासी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटवाने वाले पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी की प्रधानगी संभालने के बाद दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए। वह वर्करों से लेकर नेताओं के निशाने पर आ गए। सिद्धू ने जिन सलाहकारों को अपने साथ नियुक्त किया वह एक से बढ़कर एक निकले और विवादास्पद बयान देकर सिद्धू की किस्ती में ही पत्थर डालते रहे। नतीजन सिद्धू कांग्रेस हाईकमान की पसंद नहीं बन पाए। सब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस को एकजुट करने में बुरी तरह से फेल साबित हुए, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। उनके कंधों पर जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने की थी और चुनाव के लिए तैयार करने की थी, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार पर ताबड़तोड़ वार किए और अपने वर्करों व नेताओं के निशाने पर आ गए। सुनील जाखड़ से लेकर सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, मंत्री राणा गुरजीत सिंह से लेकर डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, डिप्टी सीएम ओपी सोनी से लेकर प्रताप बाजवा तक सिद्धू का पंगा जो है उनसे रहा। वे संगठन के अलावा पार्टी वर्करों को एक मंच पर लाने में भी फेल साबित हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को फिर से 1 लाख से कम मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 83,876 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि मौतों की संख्या में गिरावट न होना चिंता की बात है। आंकड़ों के मुताबिक 895 लोगों की मौत इस दौरान हो गई है। देश में संक्रमण दर अब 7.25% पर पहुंच गई है। इससे साप्ताहिक संक्रमण दर में कमी भी आई है। कोरोना की संक्रमण दर 45% से गिरावट दर्ज की गई है। यह पिछले सप्ताह से 19% तक ज्यादा है। कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद ऑस्ट्रेलिया फिर से अपनी सीमाएं पर्यटकों के लिए खोलने जा रहा है। AFG न्यूज ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के हवाले से लिखा है कि 21 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया कोरोना के मद्देनजर सीमाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर में उछाल के बाद अब तेजी से मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की संक्रमण दर 45% तक जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। यह पिछले सप्ताह 19% तक ज्यादा है और हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों के मामलों में भी इजाफा देखा गया है। उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में पहली बार पिता पुत्र और पिता पुत्री तीनों जोड़ी जो है वो समर में है। सबकी निगाहें इन तीनों जोड़ियों के चुनाव पर भी लगी है। यह भी पहली बार ही है कि एक विधानसभा सीट पर पति और पत्नी एक दूसरे के आमने सामने है। उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव प्रचार अब परवान चढ़ने लगा है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के दमखम को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन चर्चाओं के बीच चुनाव मैदान में उतरे कुछ चेहरे भी चर्चा का केंद्र बन गए हैं। ये चेहरे दरअसल चुनावी सवन में उतरे पिता पुत्र और पिता पुत्री हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट यशपाल आर्य और उनके पुत्र ने चुनाव लड़ा था। दोनों पिता पुत्र भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब सियासी हलकों में यह सवाल तैर रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तरी पिता पुत्र की पहली जोड़ी यशपाल आर्य और संजीव आर्य की है और यशपाल आर्य कांग्रेस के टिकट पर बाजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे संजीव आर्य को कांग्रेस ने नैनीताल से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी जोड़ी हरीश रावत और अनुपमा रावत की है। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हरीश रावत खुद लाल कुआं से मैदान में है। सबकी निगाहें पिता पुत्री के चुनाव पर भी लगी हैं। तीसरी जोड़ी दिनेश धनई और कनक धनई की है। कनक धनई रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। दिनेश धनई के पुत्र हैं। पिता पुत्र उत्तराखंड जन एकता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कनक ने ऋषिकेश तो दिनेश टिहरी से ताल ठोक रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के बाद से हैदराबाद में उनकी सलामती की दुआ मांगी जा रही है। इस बीच खबर है कि एक बिजनेसमैन ने उनकी लंबी उम्र व सुरक्षा के लिए अनोखी दुआ की है। उन्होंने 101 जो है वो बकरों की कुर्बानी देकर ओवैसी की सलामती की दुआ मांगी। इस कार्यक्रम में मालकपेट विधायक व पार्टी के नेता अहमद बलाला भी शामिल हुए। असुद्दीन ओवैसी के काफिले पर कुछ दिन पहले हमला किया गया था। यह हमला उस समय हुआ जब वह मेरठ से दिल्ली की ओर से जो है जा रहे थे।
टोल प्लाजा के पास हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग की थी। इस समय ओवैसी गाड़ी में ही मौजूद थे। हालांकि इसके बाद हमलावर सचिन व शुभम को गिरफ्तार भी किया गया, जिनके पास से 9mm पिस्टल बरामद की गई थी। ओवैसी पर हुए हमले के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी, उन्हें जेट सुरक्षा मुहैया कराई गई। हालांकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस सुरक्षा को अस्वीकार कर दिया। उधर पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने ओवैसी के नफरती बयानों से नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया था। हमले के बाद ओवैसी का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारी गोलियों से डर नहीं लगता, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। मुझ पर हमला ही इसलिए किया गया था क्योंकि मैं आपके खिलाफ बोलता हूँ। अगर एक ओवैसी मर भी जाता है तो मैं लाखों ओवैसी को जन्म देने के लिए कहता हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों आयोजित धर्म संसदों में दिए गए बयानों को खारिज किया है। इन बयानों से असहमति जताते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व को जो मानते हैं लोग वह उन बयानों से कभी सहमत नहीं होंगे। भागवत ने रविवार को मुंबई में राष्ट्रीय एकता और हिंदुत्व विषय पर एक कार्यक्रम में कहा कि धर्म संसद में जो बयान दिए गए हैं वह शब्द कर्म हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कभी मैं गुस्से में कुछ कह दूं तो वह हिंदुत्व नहीं है। संघ प्रमुख ने रायपुर में हुई धर्म संसद का उल्लेख करते हुए कहा कि आरएसएस या हिंदुत्व को मानने वाले इसमें विश्वास नहीं करते। संघ प्रमुख ने कहा कि वीर सावरकर ने हिंदू समुदाय की एकता और उसे संगठित करने की बातें कही थी। उन्होंने ये बातें भगवत गीता का संदर्भ लेते हुए भी कही कि किसी को खत्म करने या नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में नहीं। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर है? इस सवाल पर मोहन भागवत ने कहा कि यह हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में नहीं है, भले ही इसे कोई स्वीकार करे या ना करे। यह हिंदू राष्ट्र है। हमारे संविधान की प्रकृति हिंदू वाली है, यह वैसी ही है जैसे कि देश की अखंडता की भावना। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संघ को विश्वास लोगों को बांटने में नहीं बल्कि उनके मतभेदों को दूर करने में है। इससे पैदा होने वाली एकता ज्यादा मजबूत होगी। यह कार्य हम हिंदुत्व के जरिए करना चाहते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच आज राहत की खबर। कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी कमी, सक्रिय मामले भी तेजी से घटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आज बिजनौर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मंच, पंडाल और व्यवस्थाओं की तैयारियां देर शाम तक चली। रूस ने यूक्रेन पर हमले की 70% तैयारी पूरी की। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि यूक्रेन पर बड़ा हमला करने से रूस कुछ ही कदम दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए नकली समाजवादियों को सत्ता से दूर रखना जरूरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के मामले में आज लोकसभा व राज्यसभा में बयान दिया। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। संसद के बजट सत्र का आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे, वहीं अमित शाह ओवैसी पर हुए हमले को लेकर भी बातचीत करेंगे। वहीं इससे पहले संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी। राज्यसभा में महान गायिका और सदन की पूर्व सदस्य
लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान वेंकैया नायडू ने शोक संदेश भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर के निधन से देश ने भारतीय संगीत और फिल्म उद्योग की दुनिया में एक महान पार्श्व गायिका, एक दयालु इंसान और एक महान व्यक्तित्व को खो दिया है। उनके निधन से एक युग का अंत हुआ है और संगीत की दुनिया में यह जो है अपूर्णीय शून्य पैदा हो गया है। महान गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए राज्यसभा सदस्यों ने 1 मिनट का मौन भी रखा। राज्यसभा ने बजट सत्र के पहले सप्ताह में 100% उत्पादकता दर्ज की है और इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस भी हुई। सभा के सुचारू कामकाज के लिए राष्ट्रपति के वेंकैया नायडू ने सांसदों को बधाई भी दी है और सराहना की है और आह्वान भी किया है कि वह बिना किसी भेदभाव के जो सत्र में है उसे निर्विरोध चलाएं। रैलियों और जनसभाओं पर बंदिशों के बीच मणिपुर में भी चुनावी वातायन खुल गया है। प्रमुख लड़ाका पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपने पूरे दमखम के साथ मतदाताओं तक पैठ बनाने में जुटी हुई हैं। एनपीपी और एनपीएफ जैसे खास क्षेत्रीय पार्टियों के अलावा वामपंथी खेमा भी पीछे नहीं है। यहाँ की राजनीति सोच के अन्य भागों की तुलना में काफी उलझा हुआ है। पिछले चुनाव की ही बात करें तो यहाँ बहुमत में महज 3 विधायक कम होने वाली कांग्रेस तत्काल निर्णय नहीं ले पाने के कारण जो है सीपीआई से ताकती कमजोर पीछे रह गई, जबकि 10 सीटें पीछे रहते हुए भी भाजपा सरकार बना ले गई। अभी तक के आसार ऐसे ही कि कांग्रेस लाख जतन करे, लेकिन भाजपा जो है अपनी पूरी जो ताकत है उसने मैदान में झोंक दी है। अब देखना ये होगा कि इस ताकत का कितना असर लोगों के बीच देखने को मिलता है और लोग इसे जीत का सेहरा पहनाते हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कोलकाता में दूसरा हवाई अड्डा न होने का ठीकरा जो है वो राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता के दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भार को कम करने के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय जो है हवाई अड्डे का निर्माण के लिए राज्य सरकार केंद्र को जमीन मुहैया नहीं करा रही है। सिंधिया ने दावा किया है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद राज्य सरकार इसमें कोई भी रुचि नहीं ले रही है। इसके चलते हम इस पर काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस दिशा में सहयोग का अनुरोध किया है और सिंधिया ने कोलकाता में कहा कि केंद्र कोलकाता में विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस एक और एयरपोर्ट बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि उसका मंत्रालय हवाई अड्डा का विस्तार और कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हवाई अड्डे की मौजूदा क्षमता जो है प्रतिदिन 8,600 यात्री की है। हम नए टर्मिनल के साथ इस क्षमता को बढ़ाकर 10,000 से 11,000 करना चाहते हैं। एक अधिकारी ने पिछले महीने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता के पास एक और हवाई अड्डा बनाना चाहती है ताकि मौजूदा हवाई अड्डे की भीड़ कम की जा सके। इसके लिए 24 परगना का भागड़ संभावित स्थल भी हो सकता है। भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर हमला करने वाले शिवसेना के 8 कार्यकर्ताओं पर विरुद्ध पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज हुआ है, जिसमें शिवसेना शहर प्रमुख संजय मोरे सहित अन्य को आरोपी भी बनाया गया है। पुणे में कोरोना काल में हुए 100 करोड़ के घोटाले की जांच की मांग को लेकर शनिवार की किरीट सोमैया पुणे महानगर पालिका आयुक्त से मिलने गए थे। पुणे महानगर पालिका के बाहर निकलते समय शिवसेना शहर अध्यक्ष संजय मोरे के नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया था। हालांकि संजय मोरे का कहना था कि वह सोमैया को निवेदन जो है वो देने गए थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने पुलिस में सुमोटो कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार विरोधियों को खत्म करना चाहती है। किरीट सोमैया पर इसी उद्देश्य के तहत शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया। पाटिल ने आगे कहा कि सरकार चाहती है कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज ना उठाए, लेकिन किरीट सोमैया राज्य सरकार के घोटाले और अनियमितताओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे। पाटिल ने चेतावनी दी कि अगर पुणे पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की तो भाजपा इस हमले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उधर शिव सैनिकों के हमले में घायल किरीट सोमैया को शनिवार पुणे के संचेती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन रविवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और वह दोपहर तक मुंबई भी लौट आए थे। महान गायिका लता मंगेशकर के निधन से देश भर में गम का माहौल है। केंद्र सरकार ने 6 व 7 फरवरी को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। 92 वर्षीय लता जी का रविवार को
जो है वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। रविवार शाम 6:30 बजे के करीब राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई पहुंचकर श्रद्धांजलि भी दी। अधिकारी सूत्रों ने बताया कि देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस बारे में राज्यों के मुख्य सचिवों को वायरलेस संदेश भेजकर सूचना भी दी गई है। राष्ट्रीय शोक के दौरान 6 व 7 फरवरी को राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा। केंद्र सरकार ने महान गायिका के सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है उसका रखने का फैसला भी किया है। इस दौरान कोई सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होंगे। लता मंगेशकर की अंत्येष्टि पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ की गई और महान गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के बाद सोमवार को उनके सम्मान में राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई जो है वो 1-1 घंटे के लिए स्थगित भी की गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह भी तय किया गया कि सुबह 10:30 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति जो है वह एम वेंकैया नायडू सुर सामग्री लता मंगेशकर के निधन पर शोक संदेश भी उन्होंने पढ़ा। इसके बाद 1 घंटे के लिए उनके सम्मान में सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। कोरोना संकट के बीच आज राहत की खबर। कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी कमी, सक्रिय मामले भी तेजी से घटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आज बिजनौर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मंच, पंडाल और व्यवस्थाओं की तैयारियां देर शाम तक चली। रूस ने यूक्रेन पर हमले की 70% तैयारी पूरी की। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि यूक्रेन पर बड़ा हमला करने से रूस कुछ ही कदम दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए नकली समाजवादियों को सत्ता से दूर रखना जरूरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के मामले में आज लोकसभा व राज्यसभा में बयान दिया।